हाय एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 फंडामेंटल राइट। तो ये चैप्टर जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर बार ऐसा होता है ना किसी चैप्टर से ना होता है नहीं आते हैं कोई भी क्वेश्चंस, बट इस चैप्टर से हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। एक ये फंडामेंटल राइट और एक पार्लियामेंट, ये दो चैप्टर हैं पॉलिटी के जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है ना, चैप्टर के एंड में 2013 से लेके 24 तक जितने क्वेश्चंस आ रखे हैं प्रीलिम्स में मैंने वो अटैच किए हैं। साथ ही जितने मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल सके मैंने वो सारे अटैच कर दिए हैं। तो चैप्टर के एंड में ना मिलके इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो हमारा चैप्टर है चैप्टर 7 फंडामेंटल राइट। ये हमने यूएसए के बिल ऑफ राइट से लिए हैं। जैसे कि हमारी आदत है वेस्ट से कोई भी चीज़ इंस्पायर होकर लेना और उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वे में करना। तो यूएसए में ये आई थिंक 7 थे पहले, अब शायद 10 है, आई एम नॉट श्योर, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं। बट हमारे यहाँ आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक जो है ये इसी चीज़ से डील करते हैं, फंडामेंटल राइट है हमारे, ठीक है। तो थोड़ा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ऊपर देखते हैं। तो हमने अभी तक पार्ट 1 कर लिया है जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक इन्हीं चीज़ से डील करता है। पार्ट 2 सिटीजनशिप, जो आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक डील करता है। आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक इस चीज़ से डील करता है। फंडामेंटल राइट को ही ना मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब मैग्ना कार्टा होता क्या है ना, ये थोड़ा समझते हैं। तो पहले क्या था ना, इंग्लैंड के जो प्रिंस थे ना वो कोई भी ऑर्डर देते थे, मुंह से बोल देते थे, तो वही उनका ऑर्डर बन जाता था, वही लॉ बन जाता था। बट उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम जो रिच बिजनेसमैन थे ना उनको कुछ ह्यूमन राइट्स दिए, जो आज की डेट में वो काफ़ी कॉमन है बट उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। तो वो जो ह्यूमन राइट्स थे ना वो उन्होंने लिख कर दिए थे उन लोगों को। तो तब से उस चीज़ को जो उन्होंने लिख के दिए थे ना उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। तो तब से मैग्ना कार्टा को हम लोग ह्यूमन राइट से रिलेट करते हैं और ह्यूमन राइट को ही फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि मैग्ना कार्टा इज इक्वल्स टू ह्यूमन राइट और ह्यूमन राइट यानी कि फंडामेंटल राइट्स, बस इतना याद रखना है हमें, इसीलिए इनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि पार्ट 3 आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट से डील करता है। इनको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के सभी को दिए जाते हैं। एंड दे आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब एक ये है अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट से क्या हुआ, जो हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट था ना उसको फंडामेंटल राइट से हटा के एक नॉर्मल लीगल राइट बना दिया गया है। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द फंडामेंटल राइट, हाउएवर द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब ये कुछ फीचर्स हैं हमारे पास फंडामेंटल राइट्स के, जैसे कि नंबर 1 गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट का मतलब है वो चीज़ जिसको चेंज नहीं की जा सकती है। तो नॉट एब्सोल्यूट यानी कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, बट क्वालिफाइड का मतलब यहाँ पे ये कि ये चीज़ है तो आपके पास लेकिन कुछ शर्तों के साथ है, यानी कुछ लिमिटेशंस है हमारे पास। जैसे कि एक हमारे पास फंडामेंटल राइट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि मैं किसी को कुछ भी बोल सकती हूँ, है ना, मैं अपने विचारों को व्यक्त कर सकती हूँ। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं किसी को गाली दे सकती हूँ। तो यहाँ पे ये लिमिटेशन है, इसी को कहा गया नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। साथ ही जस्टिशिएबल, इसको लेके मैं कोर्ट जा सकती हूँ। नेक्स्ट डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट, नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, यानी कि इनको ज़रूरत पड़ने पर बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है, ठीक है। कैन बी सस्पेंडिंग ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, सम आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड फ्यू आर फॉरनर्स को भी, मतलब कुछ है जो सिर्फ सिटीजन्स को मिले हैं और कुछ फॉरनर्स को भी मिले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट एंड फंडामेंटल राइट, इन तीनों में ही डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखो, जो भी राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एक लॉ है। और हर कॉन्स्टिट्यूशन राइट क्या है, लीगल है। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज अ लॉ। एंड फंडामेंटल राइट क्या है, जो भी मतलब जो ये आर्टिकल है 25 से लेकर 35, इनमें जो आर्टिकल्स, इनमें जो राइट्स लिखे गए हैं ये क्या है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। और हर फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो हर फंडामेंटल राइट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हुआ और लीगल भी हुआ, ठीक है। और इनके अलावा मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अलावा पार्लियामेंट टाइम टू टाइम जो भी एक्ट लेके आती है, जो भी लॉ लेके आती है, वो क्या होता है, वो लीगल राइट होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था पहले से, वो पार्लियामेंट ने इनैक्ट करके लिखा है, ठीक है। तो ये था तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तीनों आपस में रिलेटेड ही हैं। अब नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारे पार्ट 3 के पहले आर्टिकल की, जो कि है आर्टिकल नंबर 12, जो कि डिफाइन करता है टर्म हमारे पास स्टेट। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने यानी किसी इंसान ने अगर मेरे से मेरे फंडामेंटल राइट्स छीने हैं, ठीक है, तो मैं उस चीज़ को लेके कोर्ट जा सकती हूँ कि ये मेरे को फंडामेंटल राइट्स मेरे नहीं दे रहा और केस वगैरह कर सकती हूँ। बट अगर मेरे से गवर्नमेंट ने छीने हैं
तब क्या करेंगे उस केस में? तो उस केस में गवर्नमेंट भी मेरे फंडामेंटल राइट ना छीन सके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये मेक श्योर किया है। तो सबसे पहले तो किसको कहेंगे गवर्नमेंट, मतलब कि कौन है गवर्नमेंट, कौन है जो मेरे से मेरे फंडामेंटल राइट छीन सकता है? तो आर्टिकल नंबर 12 जो है ना, ये डिफाइन करता है गवर्नमेंट को, ठीक है, स्टेट को। स्टेट यानी कि गवर्नमेंट। अब कौन है स्टेट, ये देखो। अच्छा, दो टर्म्स हैं, एक है स्टेट, ये इंडिया एज अ स्टेट की बात करता है, ठीक है, और एक होता है स्टेट जो हमें पता है कि इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वो स्टेट। तो ये वो वाला स्टेट नहीं है, ये स्टेट इंडिया एज अ स्टेट, ठीक है। तो इसने उसको डिफाइन किया है। तो पहला क्या है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, ठीक है, किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के। ऑल लोकल अथॉरिटीज, दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट एक्सेट्रा, और ऑल अदर अथॉरिटीज दैट इज स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी। तो ये सारी हैं किसके अंदर आएंगी? डेफिनेशन आएंगे किसके अंदर? स्टेट की डेफिनेशन के अंदर। इसके अलावा प्राइवेट बॉडी या कोई एजेंसी भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से काम कर रहा है तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएंगी, ठीक है। अभी जो डेफिनेशन है ना स्टेट, ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल नंबर 12 पर ही लागू होती है, ठीक है। ये प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेट की जो डेफिनेशन है क्या ये पार्ट 3 के अलावा भी कहीं और लागू होती है? तो नहीं। जहां किसी पार्ट में एक्सप्लिसिटली ये नहीं लिखा गया है कि स्टेट की डेफिनेशन पार्ट 3 आर्टिकल नंबर 12 वही है, तब तक वहाँ पे हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते कि स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 12 वाली ही होगी, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 12 वाली जो स्टेट की डेफिनेशन है सिर्फ और सिर्फ पार्ट 3 पर एप्लीकेबल है, ठीक है। अब स्टेट समझ में आ गया, यानी कि इनमें से अगर कोई भी मेरे फंडामेंटल राइट्स छीनने की कोशिश करता है तो मैं कोर्ट जा सकती हूँ, कोर्ट ने मुझे बता दिया। अब आर्टिकल नंबर 13 देखते हैं। अच्छा, ऊपर तो मैंने बात की गवर्नमेंट की, ठीक है, पर पार्लियामेंट कोई लॉ लेके आ गया तो, या फिर कोई लॉ आ गया जिससे मेरे फंडामेंटल राइट्स मुझसे छीने जा रहे हैं तो आर्टिकल 13 ना वही बताता है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो, एक है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स और दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब इन दोनों का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। तो देखो, जैसे कि हमारे पास एग्जिस्टिंग कोई लॉ है, ठीक है, आप कोई नया फंडामेंटल राइट हम ऐड करने जा रहे हैं, एक नया फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होने जा रहा है। तो जो एग्जिस्टिंग लॉ है ना, वो जो नया फंडामेंटल राइट ऐड होने वाला है ना, उस पर असर डाल रहा है। तो उस एग्जिस्टिंग लॉ की वजह से ये नया फंडामेंटल राइट लागू हम नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, ये जो एग्जिस्टिंग लॉ है ना, इसको हम लोग इनएक्टिव कर देंगे। क्या कर देंगे? इनएक्टिव कर देंगे। और ये जो हमारे फंडामेंटल राइट है इसको हम लोग ऐड कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इनएक्टिव कहने का मतलब ये है कि कल की डेट में अगर ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है इसको हम लोग हटा देते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे कि हमने यहाँ से राइट टू प्रॉपर्टी जो है, ये पहले फंडामेंटल राइट था, इसको हटा के एक नॉर्मल लीगल राइट अब बना दिया है। सिमिलरली अगर अब उस राइट को हम लोग हटा रहे हैं तो जो इनएक्टिव लॉ किया था हमने, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट हमारा फंडामेंटल राइट पे हमारे असर डाल रहा था, इस वजह से तो उस इनएक्टिव लॉ को क्या कर देंगे हम लोग, अब एक्टिव कर देंगे। तो इस चीज़ को डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कहा गया, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ मानो कि कोई एग्जिस्टिंग फंडामेंटल राइट है, अब पार्लियामेंट कोई लॉ लेके आया है नया। अब जो नया लॉ लेके आया है पार्लियामेंट, वो लॉ हमारे एग्जिस्टिंग फंडामेंटल राइट्स पे असर डाल रहा है। तो इस केस में उस लॉ को हटा दिया जाएगा, कंप्लीटली हटा दिया जाएगा, इनएक्टिव नहीं किया जाएगा, हटा ही दिया जाएगा उस लॉ को। तो इस चीज़ को डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कहा गया। इसका मतलब है कंप्लीटली हटा देगा, और इसका मतलब है इनकंसिस्टेंट कर देगा, इनएक्टिव कर देगा उस चीज़ को, ताकि जब ये फंडामेंटल राइट अगर हटेगा कभी फ्यूचर में तो जो इनएक्टिव लॉ था ये वापस से एक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का मतलब है ये, और ये हटने वाला किसका मतलब है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब है। आई होप ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हो। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लॉ, तो ये लॉ है क्या। देखो लॉ तो काफ़ी ऑब्वियस सी चीज़ है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ना हमारे पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं लॉ को लेकर कि लॉ है क्या। तो इस चीज़ से बचने के लिए ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ को डिफाइन किया गया है। जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट को डिफाइन किया, गवर्नमेंट तो हमें पता ही है ना गवर्नमेंट क्या है, बट स्टिल यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। सिमिलरली लॉ तो हमें पता ही है ना लॉ क्या है, बट स्टिल यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ये डेफिनेशन है लॉ की। तो देखो लॉ है क्या, परमानेंट लॉ जो कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं, टेम्प्रेरी लॉज जैसे कि ऑर्डिनेंस हमारे प्रेसिडेंट ने इशू किया या स्टेट गवर्नर ने इशू किया तो वो टेम्प्रेरी लॉज हैं, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स, फिर नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज। तो ये चारों चीज़ें क्या है, ये लॉ के डेफिनेशन के अंदर आती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, तो सवाल ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम अमेंड कर रहे हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अगर हम बदलाव करने वाले हैं, तो वो चीज़ क्या लॉ कहलाएगी। तो आर्टिकल नंबर 13 जो है ये कहता है नहीं, वो चीज़ क्या कहलाएगी, लॉ नहीं कहलाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज़ नॉट अ लॉ। तो यानी कि अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए किसी फंडामेंटल राइट को हटा सकती हूँ,
क्योंकि लॉ में मैंने उसको डिफाइन नहीं किया है, ना ही ये दोनों टर्म्स उसके बारे में कुछ बताती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके तो मैं किसी भी फंडामेंटल राइट को हटा सकती हूँ ना। तो इस चीज़ का जवाब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया। पहले तो आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 13 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ एंड हेंस कैन नॉट बी चैलेंज। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है? लॉ नहीं है। लेकिन केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि ठीक है, आपको अमेंडमेंट करना है, फंडामेंटल राइट से आप कर लो अमेंडमेंट, लेकिन वो किसी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को छेड़ना नहीं चाहिए। अब बेसिक फीचर क्या है? तो बेसिक फीचर क्या है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट हमें टाइम टू टाइम बताता रहता है। Constitution amendment can be challenged on the ground if it violates a fundamental right that forms a part of the basic structure of the constitution, hence it can be declared as void। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? void डिक्लेयर कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू जो है ना, जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत, जैसे सेक्युलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको हमें नहीं हटा सकती। सिमिलरली ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमारा कोर्ट हमें टाइम टू टाइम बताता रहता है। सिमिलरली जुडिशियल रिव्यू यानी कि जज मतलब जुडिशियली ये चीज़ देखी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे हैं वो लीगल है नहीं है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को तो नहीं छेड़ रहा है, तो ये भी जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है। और जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो इसको हम हटा नहीं सकते हैं। समझ में आ गया? तो यानी कि किसी भी अमेंडमेंट से हम लोग फंडामेंटल राइट को हटा सकते हैं, लेकिन किसी भी बेसिक फीचर को वो नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो हमारा जो ना फंडामेंटल राइट, पहला फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 14 के अंदर लिखा हुआ है। तो अभी तक हमने जो ये दो चीज़ें पढ़ी है ना, आर्टिकल नंबर 13 एंड आर्टिकल नंबर 14, ये आर्टिकल नंबर 12 सॉरी, आर्टिकल नंबर 12 एंड आर्टिकल नंबर 13, ये दोनों ही फंडामेंटल राइट नहीं है। तो पहला फंडामेंटल राइट कहाँ लिखा गया है? पहला फंडामेंटल राइट हमारा लिखा गया है आर्टिकल नंबर 14 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों ही टर्म्स काफ़ी डिफरेंट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये हमने ब्रिटिश ट्रेडिशन से लिया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब इन दोनों का मतलब क्या है? देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि कानून के आगे सब बराबर है, यानी कि चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हाउस हेल्प हो, चाहे वॉचमैन हो, इन तीनों ने अगर सेम क्राइम कमिट किया है तो इन तीनों को पनिशमेंट भी सेम मिलेगी। तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है। आपने वो देखा है, वो जो स्टैचू होता है हमारे कोर्ट में जिसके आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, जिनको लॉ का स्टैचू भी कहते हैं शायद, तो उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, ये यही दर्शाता है कि उनको नहीं पता है उनके सामने कौन है, उनको बस अपना जस्टिस देना है। अब उनके सामने कोई भी हो, सबके लिए बराबर है, सबके लिए इक्वल ही जस्टिस है। तो ये था इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट। अब एक चीज़ है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है क्या? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहने का मतलब है कि एक जैसे लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट दो, जैसे मतलब कानून इक्वल लोगों के लिए इक्वल होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसको समझाऊं, मान लो कि मैं एक वो कहती हूँ कि मैं क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का, या फिर क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक का मैं एक रेस रखूँगी, उस रेस में जो बच्चा टॉप करेगा मैं उसको इनाम दूंगी स्कूल में। तो ये अगर सुनने से ही थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रहा है? देखो, गड़बड़ क्यों लग रहा है? क्योंकि क्लास 1 का बच्चा और क्लास 12 का बच्चा, या फिर क्लास 6 का बच्चा या फिर क्लास 12 का बच्चा, ज़मीन आसमान का अंतर है उन दोनों की भागने की स्पीड में, राइट? तो फिर ये तो नहीं है ना सही। अगर मैं क्लास 12 का ही सिर्फ रखती हूँ कि क्लास 12 के बच्चों के अंदर जो भी भागेगा और जो फर्स्ट करेगा उसको इनाम मिलेगा, तो ये सही है चीज़। लेकिन क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक या क्लास 1 से लेके क्लास 6 तक भी रखती हूँ तो ये चीज़ सही नहीं है। यही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कहने का मतलब है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। तो ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। किस चीज़ को दिखाता है? पॉजिटिव चीज़ को दिखाता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, यहाँ एब्सेंस की बात हो रही है, यानी कि किसी भी स्पेशल काइंड का प्रिविलेज आपको नहीं दिया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव ओरिएंटेशन है इसका। समझ में आया? तो ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये हमने ब्रिटिश ट्रेडिशन से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब एक चीज़ आती है रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ जो है ना, इसके 3 कॉम्पोनेंट्स हैं, जिसका एक कॉम्पोनेंट, सेकेंड कॉम्पोनेंट जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है। तो 2 चीज़ें इसकी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की है। जैसे कि पहला है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, यानी कि किसी भी तरीके की स्पेशल प्रिविलेजेस आपको नहीं दी जाएगी। दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो मैंने ही बताया कि कानून के आगे सब बराबर है। एक तीसरा भी है प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। देखो एक चीज़, जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वहाँ पहले क्या बने थे? इंडिविजुअल राइट्स बने थे। एक सेकेंड, इंडिविजुअल राइट्स, और इंडिविजुअल राइट्स बनने के बाद क्या बना था? कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इसीलिए वहाँ पे जो सुप्रीमेसी है ना वो किसको दी जाती है? इंडिविजुअल राइट्स को दी जाती है। बट हमारे यहाँ इसका उल्टा है, हमारे यहाँ पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसके बाद जाके इंडिविजुअल राइट्स बने। तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है इंडिविजुअल राइट्स से। इसीलिए जो इसका थर्ड रूल ऑफ लॉ का जो थर्ड कॉम्पोनेंट है ना, जो कि प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, वो हम फॉलो नहीं करते हैं। इंडिया में प्राइमेसी ऑफ सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है ऊपर, और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा रूल ऑफ लॉ। इसके बाद एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी। अब हमने बताया था, हमने भी ऊपर पढ़ा था ये फीचर्स वाले उसमें टॉपिक में, कहाँ गया ये रहा,
कि नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, यानी कि कुछ लिमिटेशंस के साथ आते हैं ये फंडामेंटल राइट्स। तो अब हम हर आर्टिकल में वो लिमिटेशंस देखेंगे। तो एक्सेप्शंस इसमें कुछ कुछ दे रखे हैं हमें, जैसे कि पहला एक्सेप्शंस क्या है कि जो भी हमारे ये प्रेसिडेंट हैं और गवर्नर्स हैं इनको कुछ कुछ इम्यूनिटीज़ दी। तो हमारे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स जो है ना, इनको ये लोग आंसरेबल नहीं है कोर्ट में। ये लोग कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपने ऑफिस में उस चीज़ को लेके, जैसे कि अगर ये लोग कोई काम करते हैं अपने ऑफिस में, जिस कोई लॉ बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इनसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि आपने ये लॉ क्यों बनाया, इस लॉ से लोगों का नुकसान हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है इनके अगेंस्ट, और इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, जेल में नहीं डाला जा सकता। कब तक? जब तक ये अपने टाइम पीरियड में है, जब तक ये अपने टाइम बाउंडेशन में है, जब तक ये लोग प्रेसिडेंट या गवर्नर्स की ऑपोजिशन को होल्ड करते हैं। सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती हैं। सिमिलरली अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट न्यूज़पेपर में कुछ आया है कि इस पर्सन ने ये क्राइम कमिट कर दिया है, उस न्यूज़पेपर के उस न्यूज़ के बेसिस पे मैं किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद कोई भी पार्लियामेंट का जो मेंबर होगा ना, वो पार्लियामेंट का मेंबर भी किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है, उसने जो भी पार्लियामेंट में फंक्शन परफॉर्म किए हैं उस चीज़ को लेके, ठीक है। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर का भी कोई भी मेंबर कोर्ट में आंसरेबल नहीं है, जो भी उसने लेजिस्लेचर में जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए हैं उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 14। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 की। 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि किसी के साथ भी ना हम इन चीज़ों को लेके कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। उसके रिलीजन को लेके, उसके रेस को लेके, उसके कास्ट को लेके, जेंडर को लेके या प्लेस ऑफ बर्थ को लेके कि तुम यहाँ पैदा हुए हो, तुम्हें ये अधिकार नहीं दिया जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो आर्टिकल नंबर 15 ये कहता है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मान लो आपने मेट्रो में कभी ट्रैवल किया या बस में कभी ट्रैवल किया, तो लिखा रहता है सीट रिजर्व फॉर लेडीज़ या सीट रिजर्व फिजिकली चैलेंज पीपल। तो वहाँ पर हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये हमारे साथ ना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 4 एक्सेप्शन हमें दिए हुए हैं कि स्टेट जो है ना लॉ बना सकता है कि इस चीज़ को लेके, विमेन एंड चिल्ड्रंस को लेके स्पेशल प्रोविजन्स बना सकता है। SC ST या फिर कोई भी बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको लेके बना सकता है। ये चीज़ जो है ना फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी। उसके बाद सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड कोई क्लास है, उसको लेके भी स्टेट उनको आगे लाने के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन्स बना सकता है। और इसी के तहत जो है ना EWS जो स्कीम है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इनको भी कुछ छूट दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये रहा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन एज रिट बाय, ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। तो ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस थे। अब चलते हैं हमारे पास आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट, मतलब कि किसी के साथ भी ना अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई क्या कहते हैं उसको अपॉर्चुनिटी ला रही है किसी भी किस्म की, उस अपॉर्चुनिटी को लेके भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि नहीं ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी लड़कों को मिलेगी या सिर्फ ये लड़कियों को मिलेगी या सिर्फ ये इसी एज, मतलब किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को ही मिलेगा, नहीं, अनलेस उसमें कुछ स्पेसिफिकली प्रोविजंस ना लिखे हो। समझ में आया? तो वो चीज़ जो है ना आर्टिकल नंबर 15 जो है, ये 16 जो है प्रोहिबिट करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। स्टेट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन स्टेट यूनियन टेरिटरी। हाँ, तो हम ना ये कह सकते हैं कि इस स्टेट में आपकी जॉब है, आपको यहाँ आके ट्रांसफर करके आपको रहना पड़ेगा। प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स इन द पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास, किसी भी बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन स्टेट रख सकता है। तो इस चीज़ को लेके हम हंगामा नहीं कर सकते। थर्ड, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोफेशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। हाँ, कि पर्टिकुलर रिलीजन से लेके कोई चीज़ है तो इसमें पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को ही ऐड किया जाएगा। तो ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है। तो इस चीज़ को लेकर भी हम ये नहीं कह सकते कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, अच्छा इसी में ना एक EWS वाला भी है कि EWS लोगों को आगे लाने के लिए ना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोगों को आगे लाने के लिए स्टेट ने आई थिंक 10% तक की छूट दी है। तो वो भी इसी एक्सेप्शन के अंदर ऐड होता है, ठीक है। अब अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन एंड प्रैक्टिस। इससे नाम से ही पता लग रहा है कि किसी के साथ भी ना पहले बहुत ज़्यादा छुआछूत चलता था। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, जो लोग लोअर कास्ट के लोग थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ होती थी। तो इस चीज़ को बंद करने के लिए ना आर्टिकल नंबर 17 आया। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये अनटचेबिलिटी वर्ड को डिफाइन नहीं करता है, समझ में आया। लेकिन अनटचेबिलिटी बाय द सेंस उस टाइम में सबको क्लियर था कि जो लोअर क्लास के साथ जो भी भेदभाव हो रहा है ना वो ना हो। तो इस चीज़ के लिए आर्टिकल नंबर 17 आया था हमारे पास। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 18, जो कि कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकेडमी। इसका मतलब क्या है? देखो पहले क्या होता था ना, लोग वो क्या कहते हैं टाइटल अज्यूम कर लेते थे, महाराजा धीराज, महाराजा ये, महाराजा वो, ऐसे जो टाइटल्स थे ना, तो हमारे क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने उन टाइटल्स को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। तो ऐसे टाइटल कोई भी सिटीजन नहीं लगा सकता है अपने नाम के आगे, समझ में आया।
और उसके बाद अगर कोई सिटीजन बाहर जा रहा है, फॉरेन जा रहा है, उसको वहाँ पे कोई टाइटल मिल गया तो वो वहाँ भी वो टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोवाइडेड है, ये टाइटल्स हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। पहले बहुत होते थे जैसे राज बहादुर, राय साहब, ये वो वगैरह वगैरह, तो ये सारे टाइटल्स स्टेट ने यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ मना कर दिए हैं। अब इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे कि जिनको अवार्ड मिलता है, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सारे जो अवार्ड्स मिलते हैं, तो क्या इनको ये जो है ये अलाउड है? क्योंकि ये भी तो टाइटल मिल जाता है ना कि पद्म भूषण जो अवार्ड विनिंग लोग हैं, ये हैं वो हैं, भारत रत्न, ये किसी के नाम के आगे हम लोग लगा सकते हैं क्या? तो आर्टिकल नंबर 18 ने ये बोला कि नहीं, ये जो है ना, ये आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं है। जिनको ये अवार्ड्स मिलते हैं उनके नाम के आगे अगर ये लगता है ना, तो ये टाइटल्स नहीं है, ये तो उनको अवार्ड्स मिले हैं इसीलिए। बट ये जो टाइटल की कैटेगरी के अंदर ये नहीं आता है, ठीक है। ये नेशनल अवार्ड्स हैं जो कि मिला हुआ है नॉर्मल गवर्नमेंट को, और ऐसा नहीं है कि जिसको भारत रत्न का अवार्ड मिला है वो कोई क्राइम कमिट कर देगा तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आर्टिकल 18 यही कहता है कि ये जो टाइटल्स, ये जो अवार्ड्स मिल रखे हैं ना, इसका मतलब सिर्फ इनको अवार्ड मिले हैं, ये टाइटल्स नहीं है किसी भी तरीके के कि इनको पनिशमेंट कम मिलेगी या इनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो ये आर्टिकल नंबर 18 ये भी कवर करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 19। अब ये हमें 6 चीज़ें ग्रांट करता है। क्या ग्रांट करता है? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। अब इसका मतलब क्या है? पहले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये चीज़ देखते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 19, ये हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने का राइट देता है, यानी कि मैं अपने व्यूज़ को दूसरों को सुना सकती हूँ, बता सकती हूँ। फ्रीडम ऑफ प्रेस देता है हमें, न्यूज़पेपर का फ्रीडम देता है, और मतलब ये सारे जो भी फ्रीडम्स है ना, ये बुक में आप पढ़ लेना, सारे लिखे हुए हैं। तो ये सारे ही फ्रीडम हमें कहाँ दिए गए हैं? आर्टिकल नंबर 19 में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये था स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद है असेंबली, यानी कि मैं असेंबली फॉर्म कर सकती हूँ, कंपनीज बना सकती हूँ, और क्या कहते हैं, एक और था कि ये एसोसिएशन, इसका मतलब ये है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकती हूँ, यूनियन बना सकती हूँ। इसके बाद मूवमेंट का मतलब ये है कि मैं इंडिया या इंडिया के बाहर मूव कर सकती हूँ, फ्रीली ट्रैवल कर सकती हूँ, तो ये भी मुझे आर्टिकल नंबर 19 देता है। सिमिलरली रहने का आर्टिकल और प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन को फॉलो करने का आर्टिकल, ये सब कौन देता है? मुझे आर्टिकल नंबर 19 ग्रांट करता है। अब जो आर्टिकल नंबर 20 है, ये ध्यान से सुनना, ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 20 जो है ये मुझे कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेज, यानी कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल नंबर 20 है। इसके 3 मेन कंपोनेंट है। नंबर 1, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब ये जो वर्ड है ना, जैसे एक यहाँ भी हमने देखा था मैग्ना कार्टा, कहाँ गया? ये रहा मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहाँ गया? एक सेकेंड, हाँ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये वर्ड्स, नो डबल जियोपार्डी। तो ये वर्ड्स को देख के ना घबराना नहीं है, ये वर्ड्स ही काफ़ी बड़े बड़े हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी हद तक ना ब्रिटिशर्स से इंस्पायर हुआ है। तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी वर्ड्स ऐड किए ना, हमने भी वही ऐड कर दिए हैं। बट इनका मीनिंग जो है ना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, और ये वर्ड्स कभी कभी एक बार में रीड भी नहीं हो पाते हैं। तो इनको घबराना मत, इनको देख के बिल्कुल भी, काफ़ी सरल मतलब है इन लोगों का। तो अब क्या है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब ये है, अगर किसी क्राइम की सज़ा अभी डिसाइड हुई है, ठीक है, अभी, लेकिन किसी ने क्राइम को पहले ही कमिट कर दिया है, तो उसको मैं अब सज़ा नहीं दे सकती। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है मास्क पहनना। तो कोविड में आया था रूल कि कोविड में आपको मास्क पहनना पड़ेगा, लेकिन कोविड से पहले तो हम मास्क नहीं पहनते थे ना। तो अब ये हमें सज़ा नहीं दे सकते कि कोविड से पहले आप लोगों ने मास्क नहीं पहना है, मास्क पहनने का रूल आ गया, अब आप लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। नहीं, जो लॉ अब बना है किसी क्राइम को लेके, वो क्राइम अब से कोई कमिट करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। पहले जब उसने किसी ने क्राइम कमिट किया है और तब वो सज़ा नहीं थी डिसाइडेड, तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। ये मतलब है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का। दूसरा है नो डबल जियोपार्डी, यानी कि किसी एक क्राइम की आपको 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती है। तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि अपने खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते हो कोर्ट में। तो ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि किसी क्राइम की सज़ा अगर डिसाइड नहीं हुई है पहले, और पहले किसी ने क्राइम कमिट कर दिया, तो उसको अब सज़ा नहीं दे सकते आप। नो डबल जियोपार्डी, 2 बार सज़ा नहीं हो सकती किसी क्राइम की। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने खिलाफ कोई भी गवाही नहीं दे सकता है। अब है यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब क्या है कि आप किसी से ना उसके जीने का हक नहीं छीन सकते हो। साथ ही इसका एक और मतलब, इसका मतलब ये है कि मान लो, जैसे मैंने मास्क वाला आपको एग्जाम्पल दिया, बट गवर्नमेंट ये रखती है कि जिसने मास्क नहीं पहना है ना, उसको सज़ा मिलेगी, और सज़ा ये है कि 1 साल की जेल हो जाएगी। तो ये जो सज़ा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम सज़ा है। किस चीज़ के लिए? मास्क ना पहनने के लिए। इतना नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो लॉ जो बनना चाहिए ना, वो लॉ फेयर भी होना चाहिए। तो ये गोपालन केस में ये बात उठी थी कि राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ जो है, अगर मान लो गोपालन केस में गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप कोई भी लॉ बना सकते हो, ठीक है,
इररिस्पेक्टिव फेयर हो ना, आप लॉ बना सकते हो आप। लेकिन मेनका केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला, नहीं आप लॉ तो बना सकते हो लेकिन लॉ फेयर होना चाहिए, ठीक है। तो ये केस मेनका केस में है और ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर इसीलिए आता है क्योंकि ये हमने जो क्राइम कमिट किया है ना उस चीज़ से रिलेटेड ये चीज़ डील करता है। मान लो किसी ने बहुत स्मॉल क्राइम कमिट किया लेकिन उसको सज़ा काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम मिल गई है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी उसके जीने का हक उससे छीनता है। इसीलिए ये जो दो चीज़ें हैं ना ये आर्टिकल नंबर 21 के अंडर आती हैं, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम किसी से उसके खुश रहने का हक नहीं छीन सकते, राइट टू प्राइवेसी हम नहीं छीन सकते। तो आर्टिकल नंबर 21 इन्हीं सारी चीज़ों से डील करता है। आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेना क्योंकि ये प्रीलिम्स में आता है। जैसे इनमें से ये जितने भी है ना आर्टिकल नंबर 21 के अंदर हमारे राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ और ये सब जितने भी हैं ये सारे याद होने चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्री का क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनता है और आता भी है, हम आगे देखेंगे भी। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है, ये उनका हक है कि उनको पढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर आता है। फिर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब इसका मतलब क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम जो हमारे एनिमी एलियंस होते हैं ना उनको नहीं मिलता है ये। अब ये है क्या, तो ये दो चीज़ों से डील करता है, एक तो है अरेस्ट और एक है डिटेंशन। तो डिटेंशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्यूनिटिव डिटेंशन ये है आपका, आपने क्राइम किया है और अब वो पनिशमेंट के लिए डिटेंशन है, मतलब आपने क्राइम कर दिया पता है हमें और आप पनिशमेंट आपकी है कि आप डिटेंशन दिया गया है आपको। और प्रिवेंटिव डिटेंशन ये है कि आप मतलब पुलिस को ना आप पे शक है कि आप ये क्राइम करने वाले हो, इसीलिए आपको डिटेंशन दिया गया है, इसीलिए आपको रखा गया है जेल में कि पुलिस को शक है कि कहीं जाके आप कुछ बॉम्ब ब्लास्ट कर दोगे या कुछ कर दोगे, क्योंकि आपकी पिछली जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की जो हिस्ट्री है ना वो यही बताती है, इसीलिए आपको डिटेंशन दिया गया है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, एक प्यूनिटिव और एक प्रिवेंटिव, इन दोनों का ये मतलब है। अब यही है, इसमें आर्टिकल में यही बात करते हैं कि किसी को अगर अरेस्ट किया गया तो पता होना चाहिए, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, उसको पता होना चाहिए कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद उसको अपने जो लीगल प्रैक्टिशनर है उससे कॉल पे बात करने की परमिशन देनी चाहिए, उसे कंसल्ट करने की परमिशन देनी है। उसके बाद जो मजिस्ट्रेट है उनके आगे 24 आवर्स के अंदर उसको प्रोड्यूस करना है जिसको आपने अरेस्ट किया है, ठीक है। साथ ही 24 आवर्स के अंदर उसको रिलीज़ करना है अगर उस मजिस्ट्रेट के आगे आपने प्रोड्यूस नहीं किया है तो। राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइजेस फर्दर डिटेंशन, जब तक कि आपको मजिस्ट्रेट नहीं बोलता उसको फर्दर डिटेंशन में रखने के लिए। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 22। तो ये था आज, ये काफ़ी ज़्यादा ना लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैंने अभी इसको सोच रही पार्ट्स में अपलोड करूँ। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इज़ द फाइनल, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये पार्ट 1 था। आई होप आपको ये पसंद आया हो एंड डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो आपको ये कैसा लगा ये सेशन। अब जो इसके आगे का है ना आर्टिकल नंबर 23 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 2 जो आएगी उसकी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी सेम डे पे अपलोड कर दूँ। तो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।